आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के जो शीर्षक और उपशीर्षक होते हैं, जिन्हें हम हेडिंग और उप हेडिंग कहते हैं, सब हेडिंग कहते हैं। उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, व्यापार की कौन कौन सी मदों को उनके अंदर लिखा जाता है और किस तरह से उनको दिखाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लायबिलिटीज भाग की। तो लायबिलिटीज भाग में हम अगर देखें तो मुख्य रूप से 4 शीर्षक होते हैं, जिन्हें हेडिंग कहते हैं। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हेडिंग होती है तीसरी हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथी हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज। तो मुख्य रूप से लायबिलिटीज भाग में 4 शीर्षक होते हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथा होता है करंट लायबिलिटीज। इन चारों शीर्षकों के कुछ उप शीर्षक होते हैं, जिन्हें हम सब हेडिंग बोलते हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड में 3 उप शीर्षक हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ऐसे दूसरे शीर्षक के अंदर किसी प्रकार का कोई उपशीर्षक नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी 4 शीर्षक हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सेम ऐसे ही 4 जो है करंट लायबिलिटीज की में भी उपशीर्षक होते हैं, यानी करंट लायबिलिटीज के 4 भाग होते हैं और इन्हीं चारों पे बेस होते हैं। जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा। बी पॉइंट चेंज हो जाता है ट्रेड पेबल का। सी पॉइंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं तो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है अदर करंट लायबिलिटीज। और यहाँ लॉन्ग टर्म बोरो प्रोविजन है तो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इनको इस प्रकार हमें याद करना है सबसे पहले कि लायबिलिटीज के कितने शीर्षक होते हैं, 4, उनके नाम याद करने हैं। फिर प्रत्येक शीर्षक में जो उपशीर्षक होते हैं उनके नाम याद करने हैं। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन शीर्षकों के अंदर कौन कौन सी मदें दिखाते हैं, कौन कौन सी मदें इनके अंतर्गत आती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ जाता है कि इस मद का आप शीर्षक और उपशीर्षक बताइए। तो हम सबसे पहले हम उपशीर्षकों की बात होगी, क्योंकि शीर्षक में उपशीर्षक शामिल होते हैं। तो उपशीर्षकों में कौन कौन सी मद आती है? तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, पूंजी है तो इसमें पूंजी से रिलेटेड चीजें आएंगी। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पूंजी के अंदर कितने भाग होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की पूंजी 2 भागों में बटी हुई रहती है: इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैं यहाँ एक चीज बता देता हूं आपको कि बैलेंस शीट के अंदर हम इनको लिखते हैं, ना कि इनको लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती। इसके लिए हमें कि कितनी हमारी शेयर कैपिटल है इसकी गणना करने के लिए यह बनाया जाता है नोट टू अकाउंट। समस्त जो उपशीर्षक की राशियां हैं वो ज्ञात करने के लिए नोट टू अकाउंट बनता है। और नोट टू अकाउंट में हम जैसे ये बना रहे हैं, इसकी गणना कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर गणना करेंगे, जो भी हमारे बैलेंस कंपनी की मदें हैं, जो जो शेयर कैपिटल के अंदर आती है वो सब इसके अंदर लिखी जाएंगी और इसका योग होगा। तो हम बात करते हैं शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरों को अलग अलग दिखाया जाएगा। दूसरी बात,
इसमें ऑथोराइज कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी लिखेंगे। इशू कैपिटल वो भी सी नोट के अंदर लिखी जाएगी, लेकिन ऑथोराइज कैपिटल या इशू कैपिटल का योग नहीं होगा, केवल दर्शाई जाएगी उनकी संख्या और राशि, इशू में भी और ऑथोराइज कैपिटल में भी। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल तीसरे नंबर की जो हमने कल पढ़ी थी, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सब्सक्राइब कैपिटल उसे भी इसके अंदर दिखाया जाएगा और उस सब्सक्राइब कैपिटल में से कितने रुपए मांगा गया है। यदि पूरे पैसे मांग लिए तो उनको अलग दिखाया जाएगा, और पूरा पैसा नहीं मांगा है, कुछ भाग मांगा है अंश पूंजी का, तो उन्हें अलग दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी दो प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है, एक संपत्ति के रूप में यानी नगद प्रतिफल के अलावा, और दूसरा नगद प्रतिफल के रूप में। तो दोनों को अलग अलग दिखाया जाएगा। शेयर कैपिटल के अंदर उनको दिखाएंगे। शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल में अगर कोई अंशधारी ऐसा है जिसने अंश की मांगी गई राशि नहीं चुकाई है, यानी हम कंपनी पैसा मांग रही है लेकिन अंशधारी नहीं दे रहा, तो उसे हम बकाया मांग कहते हैं, तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा, कॉलिनरस को घटा देंगे। कई बार ऐसा होता है बार बार मांग करने पर भी अंशधारी कंपनी का पैसा नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को एक अधिकार होता है कि वो निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करके उस अंशधारी को दिए गए अंश जब्त कर ले। जब्त करने से आशय उसको अंशधारी के पद से हटा दिया जाता है, अंशधारियों के रजिस्टर में से उसका नाम काट दिया जाता है, और उसके द्वारा चुकाई गई राशि अर्थात जो उसने अब तक पैसा दे दिया वो सारा पैसा जब्त हो जाएगा, और उस पैसे को हम जिस खाते में हस्तांतरित करते हैं, कंपनी जिस खाते में उस पैसे को दिखाती है, उसे हम अंशहरण खाता कहते हैं। अंग्रेजी में उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहा जाता है। तो इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अगर कोई राशि है तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल में जोड़ दिया। ध्यान सुन लें, सब्सक्राइब कैपिटल में अंशधारियों से नए प्राप्त राशि को घटा दिया जाता है, यानी कॉलिनरस को घटा देते हैं, और अंशधारियों से प्राप्त जो राशि है हरण किए गए अंशों पर उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट बनता है, नोट टू अकाउंट में बनाते हैं इसको, और इससे जो राशि निकल के आती है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की जो राशि निकल के आती है उसको हम यहां शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। नोट टू अकाउंट में तो इसकी गणना होती है और बैलेंस शीट में उसको दिखाया जाता है। यहां फिर से ध्यान दें, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अलग अलग दिखाया जाएगा नोट टू अकाउंट में। दूसरा, कुछ ऐसे अंश हैं जिनको इसमें अलग से दिखाया जाता है, जैसे किसी अंशधारी के पास कंपनी के 15% से अधिक अंश हैं तो उनकी संख्या अलग दिखाएंगे। 5 वर्षों में किसी को बोनस अंश दिए गए हैं तो उनको अलग दिखाया जाएगा। नगद प्रतिफल के अतिरिक्त किसी रूप में कोई अंश जारी किए हैं तो उनको अलग दिखाया जाएगा। वो सब शेयर कैपिटल में दिखाते हैं नोट टू अकाउंट के अंदर। तो ये आता है हमारा पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल। दूसरी आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का दूसरा जो भाग है बी, इनका क्रम में ध्यान रखना है, ए बी, एक बी, 1B जिसे बोलते हैं, 1A 1B 1C 2 3 3A 3B 3C 3D। इस तरह इनको याद करना है। आपसे पूछा जाए 3B लायबिलिटीज में 3B बताइए क्या है, तो आपको तुरंत
याद करके ध्यान देना है। 3B में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। चलो आगे पढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ये कंपनी के कमाए गए लाभ हैं। कंपनी के लाभों को हम कई रूपों में रखते हैं। रिजर्व के रूप में, रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल और जनरल रिजर्व, फंड के रूप में, और सरप्लस। तो जैसे कैपिटल रिजर्व है, पूंजीगत लाभ है, जनरल रिजर्व है, या और कई प्रकार के रिजर्व होते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो जितने भी आपके रिजर्व हैं या फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, संबंधित जो दायित्व है उनके लिए भी फंड बन सकता है, संपत्तियों के लिए फंड बन सकता है। तो जितने भी फंड या रिजर्व हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब यहां इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम हम पिछले बात कर चुके हैं। प्रतिभूति प्रब्याजी, इसके अंदर एक कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित कर सकती है। अर्थात 10 रुपए उसके अंकित मूल्य है एक अंश का, उसको वो 12 रुपए में दे रही है। तो यहां इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2 रुपए, वो आपका प्रीमियम कहलाएगा। और इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, उस खाते में चला जाता है। अगर कोई अंशधारी प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो इस प्रीमियम अकाउंट में से वो पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जैसे ही अंश जारी करते हैं संपूर्ण प्रीमियम की राशि इसी में ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो, दे मानते हुए। लेकिन अगर प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे घटा दिया जाएगा और वास्तविक प्राप्त राशि हमारे सामने आ जाएगी। तो ध्यान रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात आती है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, कंपनी अधिनियम में इसका नाम दिया गया है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके अंदर जब हम इसके बाद नया चैप्टर नया भाग जाएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका भी परफॉर्मा दिया गया है। कंपनी की जो अनुसूची है 3rd, उसके भाग 2nd में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा दिया गया है, उसके अनुसार उसकी गणना होती है। तो ये एकमात्र ऐसा अकाउंट है जो ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो चाहे इसका नेगेटिव बैलेंस हो या पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस जो होता है इसका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट शेष। क्रेडिट शेष होता है। और इसका जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेबिट शेष। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट शेष या डेबिट शेष को भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाया जाता है। लेकिन यहां ध्यान क्या रखना है हमें, नेगेटिव शेष जो है घटेगा, पॉजिटिव शेष जुड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते समय इससे पूर्व यदि हमें प्रसंग में कहा गया है कि इसमें से कुछ राशि हमें किसी रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, किसी प्रोविजन में ट्रांसफर करनी है, किसी डिविडेंड में बांटने के लिए ट्रांसफर करने हैं, तो उस राशि को प्रॉफिट एंड लॉस में से घटाया जाएगा और जो शेष राशि आएगी उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में दिखाया जाएगा। तो ये इसके अंदर आता है। तो ये इसका नोट टू अकाउंट में इसकी गणना होगी, जैसे रिजर्व एंड
रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके अंदर जैसे हम गणना कर रहे हैं जनरल रिजर्व 20,000 आ गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसका मैं मान लीजिए 30,000 नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, या तो माइनस दिखाइए या इसको ब्रैकेट में दिखाइए, और जब हम इसका योग करेंगे इसका योग क्या जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव भी आएगा तो भी हम बैलेंस शीट के अंदर बी पॉइंट लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और राशि अमाउंट के कॉलम में कितने दिखाएंगे, नेगेटिव के 10,000। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। तीसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड, पैसा प्राप्त हुआ है अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या है, कंपनी कई बार कुछ व्यक्तियों को अपने अंश भविष्य में देने के लिए सौदा कर सकती है, गारंटी दे सकती है कि हम आपको भविष्य में इस रेट पर अंश देंगे, और उनसे पैसा ले लेती है। अब चूंकि कंपनी ने उनको अभी तक अंश दिए नहीं तो अंशधारी नहीं हुए, इसलिए शेयर कैपिटल नहीं आएंगे, लेकिन अंश के लिए सौदा हो चुका, इसलिए उनका जो पैसा है वो इसमें दिखाया जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये ज्यादातर काम नहीं आता है हमारे। इसके बाद दूसरा शीर्षक है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी जो है प्राप्त हो गई है, जब कंपनी अपने अंश जारी करती है तो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, आवेदन आएंगे, आवेदन के साथ आवेदन राशि प्राप्त होगी, उसके बाद आवेदनों की जांच होगी, फिर आवंटनों का बंटन होगा। तो बैलेंस शीट बनाते समय यदि उस दिन तक कंपनी के आवेदन तो प्राप्त हो गए अंशों के लिए, लेकिन अभी तक उन अंशों का आवंटन नहीं किया गया है, अर्थात किसी भी अंशधारी को अंश नहीं दिए हैं हमने, तो उस पर प्राप्त आवेदन राशि क्योंकि वो अंशधारी नहीं है, इसलिए इसमें दिखाई जाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के अभाव में जो राशि प्राप्त है लेकिन बचे हुआ है उसको हम इसमें दिखाएंगे। तीसरा शीर्षक आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में समय का अंतर है, डिफरेंस जो है टाइम पर आधारित है। 12 महीने से अधिक अवधि के अगर कोई है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं दायित्व, और 12 महीने से कम अवधि के अगर कोई दायित्व हैं तो उन्हें हम करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दीर्घकालीन उधार। इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से जो आएंगे 12 महीने से अधिक की जो भी उधार होगी, अर्थात जब बैलेंस शीट बढ़ा रहे हैं तो हमें उन उधार को चुकाने के लिए अभी भी 12 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, उनको इसके अंदर दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से इसके अंदर बॉन्ड, डिवेंचर यानी ऋण पत्र आते हैं, टर्म लोन्स यानी अवधि के जो ऋण होते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम बैंक लोन लिख सकते हैं। अगर पर्सन में केवल बैंक लोन दिया गया है तो हम उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शामिल करेंगे। बैंक लोन अल्पकालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट सूचना के अभाव में इसे हम दीर्घकालीन मानेंगे और इसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शामिल करेंगे जब तक ये नहीं बताया गया हो कि अल्पकालीन है या कम समय के लिए दिया गया है। अगर कम समय के लिए बताते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शामिल किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, ऋण पत्र आते हैं तो उन्हें हम इसमें दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी ठीक राशि वैसे ज्ञात की जाएगी जैसे ऊपर हमने ज्ञात किया। नोट टू अकाउंट में हम नोट नंबर डालेंगे 3, 4, 5 जो भी चलेगा हमारे क्रम से, और उसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हेड डालेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं उनको लिखेंगे और
उनकी राशि जोड़ेंगे और जोड़ करके बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से दिखा देंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज महत्वपूर्ण है। लेखांकन आय और कर योग्य आय। लेखांकन आय तो क्या होती है, कंपनी जब नया सत्र प्रारंभ करती है तो तय करती है कि हमारी कितनी इनकम होगी। लेखांकन आय एक तरीके से ये मानिए कि लेखा की जो विधियां हैं उनके आधार पर गणना की गई है। जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो गणना करते हैं उसके आधार पर आय की गणना की गई है। और कर योग्य आय वो होती है जो हमारे देश के अंदर जो प्रचलित कर कानून है उनके अंतर्गत गणना करके जो जिस आय को गणना की जा रही है, उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसे ही हम डिफर कहते हैं, डिफर टैक्स। अब ये डिफर टैक्स लायबिलिटीज भी हो सकता है और असेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए एक चिन्ह है, अगर लेखांकन आय ज्यादा है और कर योग्य आय कम है तो वो डिफर टैक्स लायबिलिटीज कहलाती है। और इसका ठीक उल्टा हो जाए, लेखांकन आय कम हो और कर योग्य आय ज्यादा हो जाए तो उसे हम डिफर टैक्स असेस्ट कहेंगे। अर्थात जो टैक्स हमारे ज्यादा बढ़ रहा है वो प्राप्त करेंगे, यहां कम बढ़ रहा है इसलिए दिया जाएगा। तो ये ज्यादातर नहीं आता। तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके अतिरिक्त लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा जो बॉन्ड डिबेंचर ये टर्म्स हैं, इनके अलावा और कोई ऐसे दीर्घकालीन दायित्व हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, ये हमारा जो दिया हुआ है ट्रेड पेपर करंट लायबिलिटीज में, क्रेडिटर और बिल्स पेपर। मैंने बताया इन दोनों में फर्क केवल ये किस चीज का है, नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज में समय का। 12 महीने से कम है, 12 महीने तक की अवधि का है तो वो करंट लायबिलिटीज का दायित्व है, और 12 महीने से ज्यादा का दायित्व है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे क्रेडिटर्स जिनको 12 महीने के पश्चात भुगतान करना है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगे। ऐसे बिल जिनका भुगतान 12 महीने से अधिक अवधि के लिए करना है उनको भी हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर दिखाएंगे। इसके बाद आता है डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दीर्घकालीन प्रावधान। ऐसे दायित्वों के संबंध में प्रावधान बना रहे हैं जिन दायित्वों का भुगतान 12 महीने के बाद किया जाएगा या किया जाने की संभावना हो या हानि होने की संभावना 1 साल के पश्चात हो। ऐसे अगर हितों को ध्यान में रखकर, दायित्वों को ध्यान में रखकर हम प्रावधान बना रहे हैं, प्रोविजंस बना रहे हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट आता है, कर्मचारी के हित के लिए प्रावधान। कर्मचारी के हित के लिए प्रावधान जरूरी नहीं इसी के अंदर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, इसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी दिखा सकते हैं। तो 1% पे डिपेंड करेगा, और नहीं कहा गया है तो वहां आपको स्पष्ट सूचना देनी होगी, नोट डालना होगा कि आपने इसे अल्पकालीन माना है या दीर्घकालीन माना है। जहां तक हो सके तो इसको दीर्घकालीन मानना चाहिए। करंट लायबिलिटीज, इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब कि ऐसे ऋण जिनका भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर कर किया जाना है। हमने ऋण दिया और 12 महीने में देना है। लोन पेबल ऑन डिमांड, यानी मांगने पे देना है या 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर उसका भुगतान करना है। ज्यादा अवधि का ले लिया तो उनको हम इसमें दिखाएंगे। ट्रेड पेबल, ये इसमें दो ही आते हैं मुख्य रूप से, ट्रेड पेबल दो ही होते हैं ज्यादातर। व्यापारिक जो दायित्व है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, लेकिन ये 12 महीने की कम की अवधि का होना चाहिए। 12 महीने से ज्यादा की अवधि का है तो ये हम दिखाएंगे कहां पर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। और लास्ट आता है इसमें
सॉरी, तीसरा आता है अदर करंट लायबिलिटीज। सबसे महत्वपूर्ण यही दो हैं जो ज्यादातर चलते हैं हमारे। अदर करंट लायबिलिटीज विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें होती है, इन दोनों में जो नहीं आए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आए, वो इसमें आएंगे, या बहुत सारी चीज आती हैं। सबसे पहले बात, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 5 साल के लिए लोन लिया, 5वें साल तो चुकाएंगे, या टुकड़ों में चुकाना है, 3 साल बाद 3 टुकड़ों में चुकाएंगे। तो दीर्घ काल के लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो उसे अगर जिस वर्ष चुकाना है या उसका कोई हिस्सा किसी वर्ष चुकाना है तो उस वर्ष उस हिस्से को हम अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। ये नंबर 3, ऋण की वह राशि जिसका भुगतान चालू वर्ष में करना है। दीर्घकालीन ऋण का वह भाग जिसका भुगतान उस वर्ष करना है, उस भाग को हम यहां दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा, ऋण पर जो ब्याज होता है, अगर वो बकाया है तो उसे भी अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाए। बकाया ब्याज जो होता है वो इसी में दिखाते हैं। केवल बकाया ब्याज नहीं, बल्कि कोई भी खर्चा अगर कोई बकाया है व्यय तो वो इसके अंदर दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। जैसे किराया चुकाना रह गया, कमीशन बकाया रह गया, या अगर कोई भी चीज जो बकाया रह गई हो, वह होना चाहिए, इनकम नहीं, एक्सपेंसेस। इसके अलावा आता है हमारे अग्रिम प्राप्त आय। ऐसी आय जो उपार्जित नहीं हुई लेकिन प्राप्त हो गई, अर्थात हम कंपनी में इनकम के लिए कार्य किया ही नहीं, प्राप्त नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एडवांस में हमें मिल गई है, तो उसे अग्रिम आय को एडवांस रिसीव्ड इनकम, जैसे किसी से किराया प्राप्त करना था, एडवांस रिसीव्ड हो गया, वो इसके अंदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड भी अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर न चुकाया गया लाभांश, अयाचित लाभांश या न मांगा गया लाभांश, ये सब किस में आएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज। न मांगा गया लाभांश या अयाचित लाभांश एक ही होते हैं, दोनों वर्ड अलग अलग है। न मांगा गया यानी नहीं मांगा, और अयाचित का मतलब याचना नहीं की गई। और सबसे लास्ट में आता है अग्रिम मांग, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरर्स, ये दोनों अंशधारियों से रिलेटेड है। एक कंपनी अपने अंश पर राशि मांग रही है और अंशधारी नहीं दे रहा है, वो कॉल इन एरर्स कहलाएगी, यानी बकाया मांग। एक अंशधारी कंपनी मांग रही है ये पैसा और पहले ही दे रहा है, या कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, अंशधारी ने सेकंड कॉल भी दे दी, तो जो राशि कंपनी ने नहीं मांगी और अंशधारी वो भी दे देता है, तो उसके लिए खाता खोला जाता है कॉल इन एडवांस, और ये खाता जहां दिखाया जाएगा वो है अदर करंट लायबिलिटीज, कॉल इन एडवांस। कंपनी जो है कॉल इन एडवांस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देती है अंशधारी को, और बकाया मांग पर जो है कंपनी वसूल करती है ब्याज, और उसकी भी दर निश्चित है 10%। जो सारणी ए अपनाते हैं, जो अंशधारी जो कंपनियां होती हैं, वो अगर सारणी ए अपनाती है तो उनके अनुसार ये नियम है। और लास्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी ऐसे दायित्व
के संबंध में हम प्रावधान बना रहे हैं। ऐसे होने वाले दायित्व जो हो सकते हैं, हो नहीं भी हो सकते, संभावनाएं रहती है, उनके बारे में हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो ऐसे दायित्व 12 महीने के अंदर पता लग जाएगा हमें होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए प्रावधान बना रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स है, या प्रोविजन फॉर और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो प्रोविजन नहीं दिखता लेकिन फिर प्रोविजन है, प्रपोज डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश। तो ये हमारे लायबिलिटीज हैं जिनका हमने वर्णन पढ़ा है। अब हम बात करते हैं असेस्ट की। अब हम बात करते हैं असेस्ट पक्ष की। तो असेस्ट पक्ष में दो शीर्षक होते हैं, नॉन करंट असेस्ट और करंट असेस्ट, जबकि लायबिलिटीज में 4 शीर्षक होते हैं। नॉन करंट असेस्ट में 5 उपशीर्षक है और करंट असेस्ट में 6 उपशीर्षक है। तो सबसे पहले करंट नॉन करंट असेस्ट, दोनों में वही अंतर है जो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में था, 12 महीने की अवधि। 12 महीने से ज्यादा का है तो नॉन करंट असेस्ट है, और 12 महीने से कम अवधि की कोई संपत्ति है तो करंट असेस्ट है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन करंट असेस्ट की। फिक्स असेस्ट, फिक्स असेस्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। स्थायी संपत्ति, जिसमें सबसे पहले टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां जो दिखाई देती हो, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, ये सब दिखाई देती है, तो वो टेंजिबल असेस्ट में आएगा। इनटेंजिबल असेस्ट, अमूर्त संपत्तियां जिनको हम छू नहीं सकते, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, मास्टर हेड पब्लिकेशन टाइटल्स हैं, या कोई भी फॉर्मूला या कोई भी राइट्स, वो सब हमारे इंटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। तीसरी और चौथी जो संपत्तियां हैं वो इन दोनों का ही रूप है। टेंजिबल एसेट, जैसे हमने देखा टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन आता है, तो वह मूर्त संपत्ति जो निर्माणाधीन है उसे हम टेंजिबल एसेट में नहीं दिखाएंगे। जैसे बिल्डिंग बन रही है अभी, तो बिल्डिंग बढ़ रही है तो वो अभी प्रोसेस में है, इसलिए उस संपत्ति को हम बिल्डिंग को टेंजिबल एसेट में ना दिखा करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में दिखाएंगे। और ऐसे ही हमारी अमूर्त संपत्तियां हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इनको प्राप्त करने की भी प्रक्रिया होती है, और बैलेंस शीट बनाने के समय उस प्रक्रिया के दौरान कुछ खर्च हो गया तो उस संपत्ति का वो भाग होगा, लागत होगी। जैसे हमें लाइसेंस ले रहे हैं और लाइसेंस के लिए हमने फीस चुका दी, जमा करा दी, लेकिन हमें अभी लाइसेंस नहीं मिला, तो बैलेंस शीट बनाते समय हम लाइसेंस को संपत्ति के रूप में नहीं दिखा सकते, इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि अभी तो हमें मिला नहीं है, लेकिन खर्चा हो गया और मिलेगा, तो इसलिए उस लागत को हम इसके अंदर दिखाएंगे, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अमूर्त संपत्ति का वह भाग जो प्रक्रियाधीन है प्राप्त होने के लिए, उसे हम यहां दिखाया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में समय का अंतर है। 12 महीने से अधिक के विनियोग होते हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और 12 महीने से कम के विनियोग होते हैं जिनको 12 महीने के अंदर अंदर वो वापस नगद में परिवर्तनीय होते हैं, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हमने 2 भागों में बांट दिया, व्यापारिक विनियोग और अन्य विनियोग। तो व्यापारिक विनियोग तो कौन से होंगे? यदि कंपनी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, फायदे के लिए
किसी अन्य कंपनी के अशोध्य ऋण पत्रों को क्रय किया गया है जिससे कंपनी की क्षमता बढ़ रही है, फर्क बढ़ रहा है, तो उन्हें व्यापारिक विनियोग कहेंगे। और अन्य विनियोग जो कंपनी की किसी संपत्ति को क्रय कर किया जा रहा है, कंपनी संपत्ति क्रय कर रही है, विनियोग कर रही है, लेकिन वो खुद के यूज नहीं ले रही, बल्कि उसको किराए पे चला के किराया प्राप्त करेगी, या उसको क्रय कर लिया है, जब वो ज्यादा भाव की होगी तो बेच दी जाएगी, तो उससे प्रॉफिट कमाएगी, वो उसका मूल काम नहीं है व्यापारिक, तो वो इस तरह विनियोग कर सकती है। या किसी कंपनी के अंश क्रय कर ले, ऋण पत्र क्रय कर ले, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही है कोई कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और किसी भी प्रकार का वो विनियोग कर रही है जो 12 महीने से ज्यादा लंबे अवधि का है। डिफर्ड टैक्स असेस्ट हम पढ़ चुके हैं। लेखांकन आय और कर योग्य आय, इन दोनों का अंतर होता है। तो यहां क्या होगा, लेखांकन आय कम है और कर योग्य आय अधिक है, तो इन दोनों का अंतर ही डिफर्ड टैक्स असेस्ट कहलाता है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, इसमें अवधि का ही फर्क है दोनों में। ऐसे अग्रिम जो है, हम किसी को भुगतान दे रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं या किसी को एडवांस दिया जा रहा है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। प्राप्त कर रहे हैं वो तो लाइफ दायित्व है, यहाँ कंपनी किसी को एडवांस दे रही है, किसी को लोन के रूप में पैसा दे रही है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, पूंजीगत, अग्रिम, जमानती, जमा और अन्य। तो पूंजीगत अग्रिम क्या होता है? पूंजीगत अग्रिम है कंपनी किसी संपत्ति को क्रय कर रही है और क्रय करते समय एडवांस में पैसा दिया जा रहा है, तो इसे हम पूंजीगत अग्रिम कहेंगे। जैसे बिल्डिंग क्रय कर रही है, खरीद रही है बड़ी बनाई, लेकिन अभी मिली नहीं, चिट्ठा बनाते समय तक भुगतान हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। जमानती जमा, जमानती जमा का मतलब जैसे ऐसी जगह हमने जमानत के रूप में पैसे जमा करा दिए जहां से वो वापस नहीं मिलेंगे, या वो कार्य समाप्त होने पे मिलेगा। जैसे बिजली का बिल होता है, टेलीफोन का बिल होता है, जहां हम जमानत के रूप में कुछ राशि जमा कराते हैं और वो तभी मिलती है जब हम कनेक्शन कटाते हैं। तो कंपनियां भी उस तरह से जमा करा सकती है, या किसी को दीर्घकाल के लिए एडवांस उधार पैसा दिया गया है। अदर नॉन करंट असेस्ट, इन सब के अलावा बाकी की जो नॉन करंट असेस्ट है वो इसके अंदर आएगी। सामान्य रूप से क्या आता है इसके अंदर, जैसे हमारे वहां पर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज थी, वैसे यहाँ है। तो यहाँ हमारे हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती है, डेबिटर और बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों में अंतर होता है। अगर ट्रेड रिसीवेबल 1 वर्ष से अवधि से ज्यादा के हैं तो उन्हें अदर नॉन करंट असेस्ट में दिखाया जाएगा। जैसे देनदार है और देनदार ऐसा बना है जो 1 साल के पश्चात पैसे देगा, या कोई बिल ऐसा प्राप्त हुआ हमें कंपनी को जिसका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होगा, तो उसे हम अदर नॉन करंट असेस्ट मानेंगे। और अगर 1 वर्ष से कम अवधि में वो प्राप्त हो जाता है तो उसे हम ट्रेड रिसीवेबल में दिखाएंगे। इसके बाद आती है करंट असेस्ट। करंट असेस्ट में सबसे पहला आता है हमारे करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन दोनों का अंतर है 1 साल के ऐसे विनियोग जो 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तनीय हो जाएंगे, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसमें भी ठीक वही सारी चीजें आती हैं, व्यापारिक और अन्य। ऋण पत्रों में विनियोग कर रहे हो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, या अंशों में विनियोग कर रहे हैं, बॉन्ड में कर रहे हो, सिक्योरिटीज में कर रहे हो। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को अंग्रेजी में कहा जाता, सॉरी
इन्वेंट्रीज को हम दूसरा नाम देते हैं स्टॉक, रहतिया, स्कंद जो नाम है। और स्टॉक हमारे कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 कहा जाता है। रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और तीसरा होता है फिनिश गुड्स स्टॉक। जहाँ निर्माणाधीन होती है वहाँ ये 3 स्टॉक होते हैं, और जहाँ केवल खरीदने बेचने का काम होता है, बना करके माल नहीं बेचा जाता, वहाँ केवल स्टॉक एक होता है और उसे नाम दिया जाता है स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक रहतिया के अलावा इसके अंदर कुछ चीजें और हैं जो इनके स्टॉक के रूप में ही आती है, जैसे स्टॉक्स एंड स्पेयर्स है, लूज टूल्स हैं, या गुड्स इन ट्रांजिट्स यानी माल, रास्ते में माल, हमने माल बेचने के लिए भेजा, ऑन डिमांड भेजा, दिखाने के लिए भेजा, तो उस माल को भी स्टॉक में शामिल करेंगे जब तक वो बिक नहीं जाए, वो उस तक पहुंच नहीं जाए। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर रोकड़ जो तरल होती है वो आती है, चाहे वो कैश का बैलेंस हो, चाहे हमारे बैंक खाते में जमा राशियां हो। अब बैंक में जमा राशियां आपकी आवधिक जमा भी हो सकती है, चेक अगर वो है हमारे पास, प्राप्त जो करेंगे हम चेक, या किसी का डिमांड ड्राफ्ट जिसकी राशि प्राप्त करनी है वो भी हमारे कैश में आएगा। या कैश इक्विवेलेंट है रोकड़ समतुल्य। रोकड़ समतुल्य क्या होती है? वह राशि या वह विनियोग की राशि, प्रतिभूतियां जो तुरंत रोकड़ में परिवर्तनीय हो। सामान्यतः इसके लिए अवधि 3 महीने रखी जाती है। अगर 3 महीने में कोई विनियोग या सिक्योरिटीज या ऐसी कोई भी संपत्ति जो तुरंत 3 महीने से कम अवधि में रोकड़ में बदल सकती है, उसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर एक आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो वो इसके अंदर आएगी। बैंक के बारे में एक चीज और बता देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। बैंक का जो डेबिट शेष होता है वो तो कैश एट बैंक के नाम से जाना जाता है, और इसका जो क्रेडिट शेष होता है उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बैंक का दोनों शेष हैं और दोनों ही इसी के अंदर आएंगे, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट चूंकि ऋणात्मक शेष है इसलिए इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की गणना करते समय घटा दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको माइनस रहेगा इसलिए घट जाएगा। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, जो मैं अभी बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस का ही एक रूप है। 12 महीने के कम अवधि के जो ऋण होते हैं जो प्राप्त कर रहे हैं या किसी को उधार दे रखा है। और अदर करंट असेट्स, इस सब के अलावा बाकी की जितनी भी संपत्तियां हैं वो हमारे इसके अंदर दिखाई जाएंगी, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पूर्वगत व्यय होते हैं, क्या आते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम जिनको एक्रूड इनकम कहते हैं, वो इसके अंदर आएगी। तो यहां हमारे बैलेंस शीट खत्म होती है। दूसरी चीज हम बात करें तो बैलेंस शीट के इन मदों के अलावा भी कुछ मदें होती हैं जिन्हें हम लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सब चीज नोट टू बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में आते क्या आता है कि बैलेंस शीट के इन उपशीर्षकों में आती है और इन उपशीर्षकों की राशि की गणना नोट टू अकाउंट बना के की जाती है। लेकिन कुछ मदें और होती हैं जो केवल नोट टू अकाउंट में लिखी जाती है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती कहीं पर भी। उन्हीं में से ये 2 मदें हैं, आकस्मिक दायित्व और वचनबद्धता। ये 2 ऐसी मद हैं जिन्हें केवल नोट टू अकाउंट में दिखाया तो जाता है लेकिन
बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं आकस्मिक दायित्व, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जो अचानक उत्पन्न हो सकते हैं कंपनी के भविष्य में कभी भी, जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं। जैसे कंपनी ने किसी की जमानत दी हुई है, तो वो अगर अपने कार्य से विमुख होता है या नहीं कर पाता है तो कंपनी को जमानत के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। या कंपनी के विरुद्ध कोई ऐसा दावा है, केस चल रहा है कोर्ट में, और कंपनी अगर जीत जाती है तो दावे का भुगतान नहीं करेगी, और कंपनी केस हार जाती है तो दावे का भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार के जो दायित्व होते हैं वो आकस्मिक दायित्व कहलाते हैं, जो भविष्य में जो है किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं। तो इन्हें हम केवल बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 में मदद दी गई है और कहा गया है कि इनको शीर्षक और उपशीर्षक में लिखिए। ये इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आया है इस तरह के क्वेश्चन, और पहले भी आए हैं। तो मदद दी गई होती है और उनके आपको शीर्षक और उपशीर्षक लिखने होते हैं केवल। तो इस एग्जाम्पल में जैसे ये मदद दी हुई है, अयाचित लाभांश, प्रतिभूति प्रीमियम, प्रस्तावित लाभांश, स्वीकृतियां, प्रारंभिक व्यय, बकाया मांग, पूर्वदत्त बीमा। अब आपको ये बताना है कि ये हमारी बैलेंस शीट में किस शीर्षक और उपशीर्षक में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं तो कहां दिखाते हैं या क्या किया जाता है। तो जैसे अयाचित लाभांश है, अयाचित लाभांश हमारे जो आता है वो अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, हमने पढ़ा है। और अदर करंट लायबिलिटीज आती है हमारी करंट लायबिलिटीज शीर्षक में। तो इसका नाम पहले हम उपशीर्षक लिखेंगे कि अयाचित लाभांश किसमें आता है, उपशीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज में, और फिर शीर्षक लिखा जाएगा करंट लायबिलिटीज में। ऐसे ही प्रतिभूति प्रीमियम है जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है उपशीर्षक वो शीर्षक में आता है शेयर होल्डर फंड में। ऐसे ही प्रस्तावित लाभांश है जो हमारा एक प्रोविजन है, और प्रस्तावित लाभांश होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन लायबिलिटीज में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन उपशीर्षक का जो शीर्षक होता है वो होता है करंट लायबिलिटीज। ऐसे स्वीकृतियां हैं, स्वीकृतियां वास्तव में बिल्स पेबल होती है। ये नाम एक्सेप्टेंस है, चूंकि हम बिल स्वीकार करते हैं बिल्स पेबल को, इसलिए स्वीकृतियां नाम दिया है। तो स्वीकृतियां हमारे आती है ट्रेड पेबल में, अल्पकालीन होती है इसलिए ट्रेड पेबल में, और ट्रेड पेबल उपशीर्षक जो है शीर्षक करंट लायबिलिटीज में आता है। प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 से पहले तक इसे हम असेस्ट में दिखाते थे, लेकिन नए अधिनियम के अनुसार इसे जिस वर्ष ये हुआ है उसी वर्ष समाप्त किया जाएगा, एप्लीकेट किया जाएगा, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इसको हम क्या करते हैं, हमारे लाभानी खाते से जिस वर्ष ये किया जाता है प्रारंभिक व्यय, उसी वर्ष इसको लाभ हानि खाते से या अन्य किसी पूंजीगत लाभों से अपलिखित कर दिया जाता है। बकाया मांग, बकाया मांग के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारे शेयर कैपिटल में आती है, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या होता है, इसका सब्सक्राइब कैपिटल में से घटाया जाता है, इसको लेस किया जाता है। और शेयर कैपिटल कहाँ आता है, शीर्षक में शेयर होल्डर फंड में। ऐसे ही पूर्वदत्त बीमा है, यानी पहले ही हमने इंश्योरेंस के पैसे चुका दिए, जो हुआ नहीं, कंपनी ने पहले ही एडवांस दे दिया, और एडवांस अगर कोई खर्चा है तो वो फिर संपत्ति है और अदर करंट असेट, और अदर करंट असेट्स आती है हमारे करंट असेट। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल 3 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से करना है। एक मद लिखोगे, उसके बाद शीर्षक और उपशीर्षक। अगर किसी को केवल नोट टू अकाउंट में लिखा जाता है तो हम पूरा इस तरह से लिख देंगे, इसको नोट टू अकाउंट में लिखा जाएगा। कोई अगर स्वीकृतियां आ रही हैं, सॉरी वचनबद्धता आ रही है या आकस्मिक दायित्व आ रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे आकस्मिक दायित्व है, कमिटमेंट है,
कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है, या इस तरह से दिखाया जाएगा, तो इस तरह वर्णन करना है। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं।